पीटीएल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एस सी जो पेट का 2025 की जो परीक्षाएं अभी होने वाली हैं, तो उसी से संबंधित जो हिंदी का हमारा जो सिलेबस है, जो उस सिलेबस में आज हम हिंदी का जो ग्रामर है, हमारा हिंदी व्याकरण, आज उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। हिंदी व्याकरण में हमारे कुछ 20 टॉपिक हैं, जिसमें कुछ मेजर टॉपिक को आज हम कुछ सिलेबस के तौर पर देखेंगे। और जो हमारा पहला टॉपिक है, वर्णमाला और विराम चिन्ह, इसको आज हम कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली क्लास है हिंदी ग्रामर की, हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। ठीक, तो समान हिंदी का जो हमारा पेट का सिलेबस है, उसमें व्याकरण के कुछ जो जरूरी टॉपिक, जैसे हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह, शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय आते हैं, अर्थ आता है, वाक्य रचना आता है, संज्ञा आता है, शब्द रूप आता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, परिसर्ग, सर्वनाम आता है, विशेष और विशेषण आता है। छठा है क्रियाएं, जैसे काल, वाच्य, अव्यय, निपात, संधि आता है, समास आता है, अनेकार्थी शब्द आते हैं, उसमें विलोम शब्द आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां आती हैं, तद्भव एवं तत्सम, देशज विदेशज। 14 वर्तनी, 15 अर्थबोध, छठा 16वां युग्म शब्द जो है, 17वां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 18वां रस, छंद, अलंकार। ये जो इतने टॉपिक हैं, हम इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। हमारा लगभग 20 टॉपिक है। 20 टॉपिक को लगभग हम 30 दिन में कवर कर लेंगे। हिंदी की इस सीरीज में हम इन सब जो टॉपिक हैं 30 दिन में लगभग हम कवर कर लेंगे। ठीक, इसमें आज हमारा पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला व विराम चिन्ह। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह। तो हम इसको कुछ तालिका के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। पहले हम वर्ड को देखते हैं। वर्ड दो प्रकार के, एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। ठीक, स्वर और व्यंजन। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। पहला एक हर्ष स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है। हर्ष स्वर हम उसे कहते हैं जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर हम उसे बोलते हैं, हर्ष स्वर जो हर्ष स्वर है उसको बोलने में जो कम समय लगता है, उसे अगर अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे अगर हम आ बोलना है तो हम बोल देंगे आ, अगर हम बड़ा बोलना है तो हम बोल देंगे आ। ऐसे करके हमें ये चीज समझ में आती है, हर्ष अथवा दीर्घ। ठीक, तो हर्ष स्वर जो है कि 4 होते हैं, आ ई उ री, और हमारा दीर्घ स्वर होते हैं 7, आ ई उ ए ओ औ। ठीक, इस प्रकार दोनों मिलाकर के हमारा 11 हो गए, 11 स्वर हो गए। इस प्रकार हमें देखने को मिलता है। ठीक, अब हम व्यंजन की बात करते हैं। तो एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा हर्ष स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक, तो हम व्यंजन की बात करते हैं। हम व्यंजन देखते हैं। व्यंजन व्यंजन के भी कई प्रकार के, जैसे स्पर्शी व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन हो गया, उसमें व्यंजन हो गया, आगत व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक, स्पर्श एवं संघर्षी व्यंजन इसको बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन जो हमारा का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक है। स्पर्शी व्यंजन जो हमारा
का से लेकर के पा तक है। का, चा, टा, ता, पा। इसको हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ठीक ना। का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। तथा अड़ा, उड़ा, अड़ा और अड़ा, ये दोनों मिलाकर हमारे हो गए 27। का वर्ग से 5 और चा वर्ग से 5, ऐसे करके का से 5 पा वर्ग तक हमारे 25 वर्ण है, ठीक। और प्लस 2 अड़ा ओढ़ा, 2 27 हो गए। हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में यारा लावा आते हैं, ये भी 4 है। उसमें में हमें 4 देखने को मिलता है, जैसे तालब्य सा, मूर्धन्य सा, इसको हम तालब्य सा बोलते हैं, इसको मूर्धन्य सा बोलते हैं, इसको दंत सा बोलते हैं। ये हा है, इसको काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं, हा को। और हमारा जो है कि एक आगत व्यंजन होता है जिसको जा और फा बोलते हैं, ये 2 है। और ये संयुक्त व्यंजन जो है, संयुक्त व्यंजन का मतलब ये है कि ये संयुक्त व्यंजन जो छा है किसी 2 व्यंजन से मिलकर बना है, जिसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे हमारा त्रा ही ले लेते हैं, त्रा जो है कि आधा ता और रा से मिलकर बना है। अगर हम ज्ञा ज्ञा की बात करते हैं, अगर ज्ञा को ही हम देखते हैं, ज्ञा जो है कि हमारा ज्ञा जो हमारा जा प्लस इया से मिलकर बना है, ठीक। इसी को हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो 25 हो गए, अंतस्थ व्यंजन 4, उसमें व्यंजन उसमें व्यंजन भी 4, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। उसमें व्यंजन यानी कि सा 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 हा, अंतस्थ या अलावा, इसको हम याद करेंगे अंतस्थ और उसमें व्यंजन को। एग्जाम में यही पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, इसमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ऐसे करके पूछता है। तो स्वरों की संख्या होगी 11, कुल व्यंजनों की संख्या होगी 41, मिला जुला के हो गया 52। कुल हो गया कितना, 52। हमारे 52 वर्ण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, जैसे जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध की तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर कहते हैं। इसे हमें आ बोलना है, आ में किसी प्रकार का मिलावटी नहीं है, आ स्वयं ही आ है, ये स्वयं ही एक स्वर है, ठीक। हर्ष स्वर, स्वर में भी 2 प्रकार के स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, ठीक। ऊपर हमने बताया हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर क्या होता है। दीर्घ स्वर क्या, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं अपने जीवा के आकार यानी जीव के आकार आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक। अपने जीव के आकार पर देखते हैं स्वरों के प्रकार 3 प्रकार से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर, ठीक। यानी कि जो आगे से बोला जाता है, जो बीच से बोला जाता है और जो पीछे से बोला जाता है, हमारे जीभ के आधार पर। हमारा जो अग्र स्वर है ई है, ई, ए, मध्य स्वर में आ है, और पश्च स्वर में हमारा बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है, आ है, ठीक। ये हमारे अग्र स्वर अथवा मध्य स्वर है और पश्च स्वर है। अब देखते हैं समृद्ध क्या होता है, अर्ध समृद्ध क्या होता है, विपरीत क्या होता है, अर्ध विपरीत क्या होता है।
जो समृद्ध स्वर है, छोटी बड़ी और बड़ा ऊ छोटा ऊ होता है, इसको हम बोलते हैं समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर होता है छोटा ए और ओ। समृद्ध का मतलब हम मुख के खुलने की स्थिति से हम जानते हैं मुख कितना ज्यादा खुल रहा है अथवा कितना नहीं, इसको हम समृद्ध बोलते हैं। ठीक। और विमृत स्वर है आ और ए। अर्ध विमृत स्वर है ए आ ओ आ। ठीक। या तो आप नोट कर लीजिए, या तो आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं पीडीएफ का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लिख भी सकते हैं आप। ठीक। तो अर्ध विपरीत स्वर आपको समझ में आया और अर्ध समृद्ध स्वर समझ में आया। इसको हम मुख की खुलने की स्थिति से समझ जाते हैं कि मतलब मुख कैसे खुल रहा है कैसे नहीं खुल रहा है। ठीक। ई ई उ समृद्ध स्वर का मतलब जो मुख थोड़ा सा खुल रहा है। अर्ध समृद्ध मतलब इसे थोड़ा सा और खुल रहा है, ए ओ। और विपरीत मतलब थोड़ा सा बड़ा, अर्ध विपरीत और थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़े से थोड़ा सा कम, ऐसे करके आ ए आ ओ आ। ठीक। ऐसे करके वो हम संयुक्त अक्षर देखते हैं। संयुक्त अक्षर जैसे छा का, हम छा को किस प्रकार बनाए हैं, का के साथ मूर्धन्य सा जोड़ करके। ता को हमने बनाया है आधा ता करके और राग जोड़ करके। ज्ञा को हमने बनाया है जा के साथ इया जोड़ करके। ठीक। इस प्रकार हमने संयुक्त अक्षर बनाए हैं। और हम देखते हैं अघोष। अघोष क्या होता है और सघोष। अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा फा सा साहा। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, जैसे हमने प्रत्येक वर्ण की बात कर रहा है, जैसे हम लिखते हैं अभी का खा गा घा अंगा। ठीक। तो ये कह रहा है अघोष किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय मतलब का और खा, यही प्रथम द्वितीय होंगे ना, का और खा। का और खा यही यही ना प्रथम होंगे, का होंगे और खा होंगे। कवर्ग में हम देखते हैं कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय यानी कि का और खा, जिसको हम बोलते हैं अघोष। और सघोष क्या बोलते हैं, जो बच जाता है। प्रत्येक वर्ग की तृतीय, प्रत्येक सघोष हम बोलते हैं उसको प्रत्येक वर्ग की तृतीय चतुर्थ पंचम, यानी कि हमारा गाघा अंगा। ठीक। इसको हम अघोष बोलते हैं, इसको हम सघोष बोलते हैं। ठीक। अघोष मतलब इस तरह से भी हम याद कर सकते, अघोष मतलब आधा। ठीक। अघोष मतलब आधा। ठीक ना। अगर हम अघोष की बात करें, अघोष मतलब आधा, इस तरह से हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि वर्ण के प्रथम दो अक्षर का और खा, और सघोष वर्ण के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, और उसके साथ इजा या रा लावा करके। ठीक। एवं सभी स्वर भी सघोष होते हैं, सभी स्वर भी सघोष होते हैं। ठीक। अल्प प्राण की हम बात करें तो इसको हम लिख करके ही बताएंगे अल्प प्राण क्या होता है। का खा गा घा अंगा। तो चलिए हम अल्प प्राण देखते हैं। अल्प प्राण क्या होता है, प्रत्येक वर्ण के प्रथम तृतीय पंचम तथा अंतस्थ वर्ण, यानी कि यारा लावा, ये सब कैसे वर्ण है, अल्प प्राण। वर्ण के अल्प प्राण मीन्स प्रथम तृतीय और पंचम, यानी कि का हो गया, गा हो गया और अंगा हो गया। जितने भी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक हैं, हम उन सब की बात कर रहे हैं, बस उदाहरण का वर्ग का दे करके आप इस बात से समझेंगे। प्रत्येक वर्ण के प्रथम तृतीय और पंचम
तथा अंतस्थ वर्ण, यानी कि का की बात कर रहे हैं, गा की बात कर रहे हैं और अंगा की बात कर रहे हैं, यह सब अल्प प्राण की श्रेणियों में आते हैं। अब हम महाप्राण की बात करें, प्रत्येक वर्ण के द्वितीय, चतुर्थ तथा उष्म, यानी कि सा सा साहा, इन सब की हम बात कर रहे हैं। प्रत्येक प्रत्येक वर्ण के द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि हमारा खा हो गया और घा। खा और घा हमारा क्या है? ये हमारे महाप्राण है। खा और घा हमारे कहाँ है? खा और घा ये महाप्राण है। अल्प प्राण कौन है? ये का हो गया, गा हो गया, अंगा हो गया, ये हमारे अल्प प्राण है। ठीक ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। हम व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं। इसे व्यंजनों का वर्गीकरण हम जैसे का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक हम देखते हैं कि का वर्ग की जो स्थिति है, हम इसको किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, अपने मुख के भीतर हम किस प्रकार से उच्चारित करते हैं, अथवा हम इसके बोलने की स्थिति को हम देखते हैं। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला हम का वर्ग को ही देख लेते हैं। जो हमारा का वर्ग है एक कंठ से, ठीक, एक कंठ से बोला जाता है, यानी कि गले से। ठीक ना? कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, यानी कि गले से। और हमारा जो चा वर्ग है इसको बोला जाता है तालू की छत का जो पिछला भाग है, इसको चा बोलते हैं। ठीक, चा हम किससे बोलते हैं? तालू की छत का जो पिछला भाग है उससे हम बोलते हैं, जो जिसको हम तालव्य बोलते हैं। ठीक, अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा याद करने का। हम टा वर्ग की बात करें तो ये मूर्धा है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। चा पिछले भाग से और ये अगले भाग से, जिसको हम मूर्धन्य बोलते हैं। टा वाले वर्ग को मूर्धन्य बोलते हैं। ता वर्ग दांत का जो ऊपरी दांतों के निकट से है, ता, जिसको हम दंत बोलते हैं। ठीक ना? अब पा वर्ग की बात करें, ये ओठ से होता है, पाफा बाबा माँ, ओठ दोनों हमारे कंपन कर रहे हैं, ये ओठ से बोले जाते हैं। ठीक, इसको हम या एक तरह से याद कर सकते हैं कि पहले हम अपने वर्ग को याद करेंगे, काचा टातापा, ऐसे इस तरह से याद करेंगे। का चा का चटा का चा टा ता पा, हम इस तरह से इसको पहले याद करें, का चा टा ता पा। ठीक, फिर हम इनके स्थान को याद करने की बात करें तो हम इसको जल्द से जल्द बोलने की कोशिश करें। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। अगर पा को ही हम छोड़ देते हैं तो कि पा ओष्ठ से बोला जाता है, हमारे दोनों ओष्ठ कंपन कर रहे हैं। तो हम चार तो याद ही कर सकते हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ। ठीक, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम विराम चिन्ह को देख लेते हैं एक शास्त्रीय निगाह से, हालांकि एग्जाम में नहीं पूछता है, तब भी हम देख लेते हैं एक बार। विराम चिन्ह जो है कि क्या हमारे हैं, तो विराम विराम का अर्थ है ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। और सबसे फेवरेट एक क्वेश्चन है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग सबसे अधिक होता है? अल्प विराम का। ठीक ना? सबसे ज्यादा अल्प विराम चिन्ह का उपयोग होता है। हम आगे बढ़ते हैं, इस चिन्हों को थोड़ा सा सरसी निगाह से एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। हमारा अल्प विराम है एक छोटा सा कामा टाइप में, हमारा अर्ध विराम है कामा के ऊपर एक डॉट, हमारा पूर्ण विराम है एक खड़ी लाइन, प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह ये है, विस्मय बोधक यानी कि आश्चर्य, निर्देश यानी कि डैश, कोष्टक जानते हैं आप, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक, अवतरण चिन्ह,
उपविराम, विवरण चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, तुल्यता सूचक, समाप्ति सूचक। ये हो गए चिन्हों के प्रकार।